You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Sanjay Srivastav, who's an orthopedics at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Smriti ji. ऑर्थोपेडिक्स जो डिपार्टमेंट है इट्स क्वाइट वाइटल बिकॉज एज वी नो कि बोन्स जो है हमारे बॉडी का एक इंटेग्रल पार्ट है एंड एक भी बोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर सकते कहीं पे भी कुछ पेन हो. बट देखा जा रहा है कि आज के टाइम पे लॉट ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग, चाहे वो खाने पीने की वजह से हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस के वजह से हो. तो अभी के संदर्भ में ऐसे कौन से पेशेंट्स या किस तरह की बोन रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं आपको? स्मृति जी, देखिए मेरा कहना यह है जैसे कि किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करती हैं सरिया एंड सीमेंट, उसी तरीके से हमारे बॉडी के फ्रेम को जो सपोर्ट करती हैं वो हैं बोन्स एंड देयर जॉइंट्स. वेरी ट्रू. तो जैसे बिल्डिंग में सरिया पे जब जंग लग जाती है तो बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर की हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, टूटती हैं, हमारी बॉडी का कोलैप्स होने लगता है. ट्रू. तो इन जनरल अपनी बॉडी हेल्थ के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो बोन एंड जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए भी करते हैं. और जैसा कि 2-3 चीज़ों पे मैं बेसिकली एम्फसाइज करना चाहूँगा जो जनरल हेल्थ के अलावा बोन एंड जॉइंट हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं. पहली चीज़ होती है आहार. कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार वैसा ही स्वास्थ्य. सही बात है. तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें रोज संतुलित पौष्टिक आहार लेना है जिसमें भोजन के सारे तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्कराएं, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मौजूद हैं. तो इस पे अगर हम ये कहें कि जो हमारा पुराना खाने पीने का तरीका था कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सुबह का एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक अच्छा लंच और एक टाइम पे डिनर, ये प्रॉपर होना चाहिए और इस पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. और जो हम लोग पहले भी अपने शैली में अपनाते थे, सभी तरह के खाने रहते थे, सभी तरह की चीज़ें रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी जंक फूड की तरफ बढ़ रही है. और वो जंक फूड जो है वो कभी भी भोजन के सारे तत्व इंक्लूड नहीं करते, जिसकी वजह से हेल्थ भी गिर रही है और हड्डियों और जोड़ का स्वास्थ्य तो विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है. बिल्कुल. इस संदर्भ में मैं आगे कहना चाहूँगा, अगर हम अपने हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए सचेत हैं तो हमें अपने खानों में प्रोटीन्स, विटामिन डी, विटामिन के और खनिज लवण रखने पड़ेंगे. प्रोटीन्स हमको वेजिटेरियन सोर्स से या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिल सकती है, जैसा आपकी चॉइस है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें हैं, राजमा है, चने हैं, छोले हैं, ये ले सकते हैं. स्प्राउट्स वगैरह हैं. हाँ, स्प्राउट्स वगैरह हैं. और अगर आप नॉन वेज हैं तो अंडे और मीट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है. दूसरा हमारा बोन्स की प्रॉब्लम के लिए होता है खनिज लवण यानी स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस. तो कैल्शियम से युक्त पदार्थ हमारे वेजिटेरियन में पालक है, हरी सब्जियां हैं, ये होते हैं. और नॉन वेजिटेरियन में तो लगभग सभी में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम मिलता ही है. विटामिन डी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन डी वो तत्व है, वो विटामिन है जो खाने में मौजूद कैल्शियम को शरीर में एब्सॉर्ब कराता है. हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सूरज पर्याप्त है, धूप पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम भारतीय विटामिन डी में बहुत कहीं कमजोर हैं. अगर हम लोग अपनी विटामिन डी टेस्टिंग कराते हैं तो अच्छे से अच्छे वर्ग में भी विटामिन डी की कमी देखी जा रही है. ऑलमोस्ट सभी में ये विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही है. क्यों है? इसके वजह में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीन्स में है, कुछ हम लोग कहते हैं शायद हमारे भोजन में जो चीज़ें हैं कहीं कमियां हैं. लेकिन विटामिन डी अगर हम नेचुरल वे में सूरज की रोशनी से पा सकते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं. तो उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि जो सुबह का सूरज होता है या जो ढलने से पहले का जो 1 घंटे का सूरज होता है वो होता है, वो ज़रूरी है या फिर दिन में किसी भी समय आप ले सकते हैं? कहा यह जाता है कि 11 बजे से 3 बजे की जो धूप होती है उसमें जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपके शरीर पे जिस एंगल पे पड़ती हैं उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा बनता है. लेकिन जाड़ों में तो थोड़ा बहुत संभव भी है, गर्मियों में तो 11 से 3 के बीच में धूप में बैठना पॉसिबल नहीं है. इसलिए सुबह के समय भी अगर आप धूप में बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ विटामिन डी जरूर मिलेगा. तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि विटामिन डी के लिए आप अपने शरीर को धूप को एक्सपोज करें अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि खानों में वेजिटेरियन डाइट में किसी में विटामिन डी नहीं है.
विटामिन डी सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट में, खासकर मछलियों में या इनमें मिलता है। तो हम लोग अगर बेसिकली वेजिटेरियन हैं तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी को लें। एक थ्योरी मैं कहीं पे ये भी पढ़ रही थी कि हमारा जो पहनने का तरीका था, चाहे वो धोती हो या साड़ी हो, वो उस वजह से बनाया गया था कि आपका नेवल एक्सपोज्ड है और नेवल से जो सनलाइट जाता है उससे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सन बेदिंग जिसे कहते हैं जी। उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी बॉडी को टोटली सूरज को एक्सपोज कर दें। स्पेशली आपने देखा होगा जब आप सी बीचेस पे जाते हो, चाहे गोवा या चेन्नई वगैरह, विदेशी लोग जब आते हैं तो खाली बिकनीज में फीमेल्स या मेल्स खाली अंडरवियर में सूरज की रोशनी में अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। Correct. तो विटामिन डी बनाने के लिए योर होल बॉडी शुड रिमेन एक्सपोज्ड, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर सर्कमस्टांसेस। राइट। तो ऐसे में जो हमारा पुराना पहनावा था धोती का या साड़ी ब्लाउज का, तो उसमें काफी कुछ शरीर एक्सपोज रहता था, विटामिन डी बनता था। तो अब विटामिन डी के साथ साथ दूसरा जो विटामिन इंपॉर्टेंट होता है वो है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के जो आपके शरीर में मौजूद कैल्शियम है उसको हड्डियों में जमा कराता है, और ये विटामिन की हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में मिलता है, अंडे में है, पनीर में है या मीट्स में है। तो इस तरीके से अगर हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें तो हमें अपने खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन लगभग 50-60 ग्राम प्रतिदिन, विटामिन डी लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन, विटामिन के लगभग 100-150 यूनिट्स प्रतिदिन, और कैल्शियम 1 ग्राम पर डे चाहिए। उसे चाहे हम खाने से प्राप्त करें और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दवाइयों के जरिए लेने की कोशिश। जो सप्लीमेंट्स हमें कहते हैं कि आपको लेना चाहिए, तो वो किस एज से हमें लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स के लिए आपको बता दूं, हमारा शरीर इन सब चीजों को अपने शरीर में ढालता है लगभग 25 साल तक। यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, भोजन के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक होना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां 18-25 साल तक जो कुछ भी कैल्शियम अपने शरीर में जमा कर लेती हैं, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में पीक बोन मास कहते हैं, वही उनकी जिंदगी भर काम आता है। आगे उनको माँ बनना है, उनको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो अगर उनका कैल्शियम का बैंक मजबूत है अप टू 18 to 25, तो ताजिंदगी उनको कैल्शियम की कमी नहीं होती है। और जब उनको बाद में माहवारी बंद हो जाते, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो हड्डियों की बीमारियां या टूटना नहीं होता है। तो मेरा एक सजेशन यही है, हर माँ अपनी बेटी को और हर लड़की अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक रहे, क्योंकि हड्डियों में उसको कैल्शियम जितना वो 20 साल की उम्र में खाने पीने से जमा कर लेगी, हड्डियां मजबूत कर लेगी, वही उसकी जिंदगी में आखिरी सांस तक जाएगा। इसलिए ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात है, ये नॉर्मली हम लोग 30 के बाद रिकमेंड करते हैं। उसके पहले आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, हर चीज एडजस्ट रहेगी। वेरी नाइस। तो हिंद में किस तरह के पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, अगर जो बोन की जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? एक तो हुआ कि हड्डी टूट गई है कहीं की, तो आपका फ्रैक्चर है, तो वो एक सर्जरी का एक पार्ट हुआ, बट अदर देन दैट ऐसी कोई प्रेवलेंट डिजीजेज है जिससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, हड्डियों में मोटे तौर पर 2 तरह के रोग ज्यादा देखे जाते हैं। हड्डी टूटना, ये तो एक चोट लगने का एक्सीडेंट आजकल के जमाने में तेज जिंदगी है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल एक्सीडेंट्स बहुत मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन समस्या है दर्द की, कमर दर्द, पीठ दर्द, खासकर महिलाओं में। तो महिलाओं में बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण उसमें तनाव भी है, आहार की तो बात है ही है, और तीसरी बात है जीवन शैली। जो पुराने जमाने में जीवन शैली महिलाओं की होती थी, आज कहीं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। खड़े खड़े खाना बनाना है, बहुत सारे गैजेट्स आ गए, वॉशिंग मशीन आ गई है, सिलेंडर्स वगैरह, गैस सिलेंडर्स वगैरह, तो वो जो झुक के बैठ के हम लोग चूल्हे पे हमारी माताएं या दादियां काम करती थी, वो शैली बदल जाने से चक्की चलाना वगैरह वो चीजें अब नहीं है। तो एक चीज तो हम लोग चोटों के अलावा, हड्डी के टूटने के अलावा देख रहे हैं, शरीर में दर्द बेवजह के, पीठ में, कमर में, जो अपनी आहार शैली, जीवन शैली और तनाव से जुड़े हैं। तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, गठिया का रोग बहुत कॉमन हो गया। अच्छा। और गठिया, जो जवानी की गठिया होती है, जो औरतों में ज्यादा देखी जाती है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें शरीर के छोटे छोटे जोड़, हाथ पैर के इफेक्ट होते हैं, बाद में और भी जोड़ इफेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है 20 साल की उम्र के बाद, खासकर महिलाओं में। और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये जब अगर इसको इलाज ना दिया जाए, इसको अटेंड ना किया जाए, तो ये धीरे धीरे हाथ और जोड़ की हड्डियां सब टेढ़ी हो जाती हैं, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को आगे जाकर खराब करते हैं। रीजन क्या है गठिया होने का, या आज के टाइम में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? स्पष्ट कारण तो अभी तक नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं ये जीन्स में होता है, परिवारों में रन करता है। कुछ लोग कहते हैं ये हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक प्रणाली है उसके गड़बड़ा जाने से, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो जाती है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कोई वायरस ट्रिगर कर देता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ केमिकल, जैसे आजकल खाने में पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो भी इसको डिरेंज कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जब हमारा गड़बड़ा जाता है तो हमारा शरीर हमारा ही दुश्मन बन जाता है और शरीर के जोड़ों के ऊतकों को खाने लगता है और वो आर्थराइटिस का रूप ले। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो अब जीवन शैली डिफरेंट हो गई है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करने लगे हैं, तो क्या एक्सरसाइज ना करना या योगा और इस तरह के वॉकिंग और रनिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी गठिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और एक जो दूसरी वैरायटी जो मैंने आपसे कहा वो कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ होती है। जैसे हमारे बाल उम्र के साथ झड़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के हड्डी और जोड़ भी उम्र के साथ घिसते हैं, खराब होते हैं। हर जोड़ के अंदर एक लुआब होता है, फ्लूइड होता है, ग्रीस की तरह काम करता है, जो जोड़ों के चलने में मदद करता है। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, निष्क्रिय जीवन शैली अपनाते हैं, आराम तलब जीवन शैली अपनाते हैं, तो वो जॉइंट का जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है और सूखने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, जोड़ खराब होता है। इसलिए हर किसी के लिए, हर आयु वर्ग के लिए, हर लिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक सक्रिय जीवन शैली आपको बहुत से रोगों से बचाती है और आहार के साथ अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य, हड्डियों का, जोड़ों का और एक सामान्य स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, तनाव ये आजकल के जमाने का सबसे बड़ा अभिशाप है। कहते हैं वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से लेकर कब्र तक हर आदमी तनाव में जीता है। बच्चा पेट में है, निकलने की जल्दी है, पढ़ने लगा उसकी जल्दी है, नौकरी में जाता है तनाव है, शादी ब्याह हो गया परिवार का तनाव है। तो हर स्टेज में हम तनाव से गुजरते हैं और ये तनाव हमें अंदर तो इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? मतलब आप रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज आपको कहीं पहुंचना है तो टाइम पे पहुंचना का तनाव है, कुछ चीजें करनी है वो अच्छे से हो जाए उसकी एक वो है, तो मेंटल तो आपको वो मेंटल वर्क हमेशा ही चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंटेंटमेंट, संतोष, जो कुछ है वो मेरे लिए पर्याप्त है। एक ये अगर मानसिक दृष्टिकोण रहता है तो बहुत कुछ आप तनाव से बचते हैं। दूसरा क्या है, योगाभ्यास, एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप अपने शरीर की मानसिक ऊर्जा को केंद्रित कर पाते हैं तो आप बहुत कुछ अप्रिय परिस्थितियों से बच सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं। तरीके वही हैं, जिंदगी को आसान तरीके से लेना, एक प्रवाह है जिंदगी। जैसे जैसे लकड़ी का लट्ठा नदी में बहता चला जाता है, जिधर धाराएं ले जाती चला जाता है, अगर हम अपने जीवन को भी इसी तरह उसकी धारा में बहना सिखा दें तो शायद हम तनाव से कुछ हद तक मुक्त रह सकते हैं। फिर भी रोजमर्रा के तनाव हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया अगर आप अपना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जानिए आप तनाव को काफी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। ऑल टुगेदर हटा नहीं सकते, हम इस दुनिया में आए हैं तो तनाव तो रहेगा, लेकिन हम उसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। राइट। हिंद में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? एक तो है कि चलिए कुछ टूट गया तो हम यहाँ आ सकते हैं, दर्द है तो हम कंसल्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट और क्या फैसिलिटीज़ है जिसके लिए पेशेंट्स को कहीं और नहीं जाना चाहिए बट यहीं आना चाहिए? हड्डी रोग विभाग हमारा हर प्रकार की हड्डी की सर्जरी के लिए इक्विप्ड है। ट्रॉमा जनरल है, वो तो होना ही है और बढ़ेगा ही, उसको तो हम लोग सब करते ही हैं। रॉड्स हैं, प्लेट्स हैं वगैरह वगैरह। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, जैसे खासकर कमर दर्द है जिसमें पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या शियाटिका जिसे कहते हैं, उसकी भी सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल है। जोड़ों के प्रत्यारोपण, कूल्हा, घुटना, ये भी यहाँ पे किया जाता है। पैर टेढ़े हैं, पैर छोटे बड़े हैं, उनको बराबर करने की भी तकनीकें हैं। और अब हमारे हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद में नए ऑपरेशन थिएटर, नए उपकरण आ रहे हैं, तो जो और मॉडर्न सर्जरीज हैं उनकी भी सुविधाएं बहुत शीघ्र यहाँ भी उपलब्ध होने वाली हैं। तो लगभग हड्डी रोग से संबंधित जितनी भी शल्य क्रियाएं हो सकती हैं, इलाज हो सकते हैं, जांचें हो सकती हैं, उन सब की सुविधाएं हमारे इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। लोग आएं,
इनका लाभ उठाएं, स्वास्थ्य लाभ करें, हम तो यही कहेंगे। एक और बीमारी जो बहुत तेज़ी से या हर घर में आज के टाइम पे पाई जा रही है वो है कैंसर। तो बोन कैंसर भी होता है या इसके किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, बोन कैंसर होते हैं, हालांकि और कैंसर के मुकाबले बोन कैंसर का इंसिडेंस कम है। सबसे ज्यादा जो कैंसर देखे जाते हैं वो है आपके ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर या एक दो और ऑर्गन, लिवर कैंसर वगैरह। हड्डियों के कैंसर होते हैं, थोड़ा सा इंसिडेंस कम है। क्यों होते हैं, कारण कोई नहीं जानता, लेकिन ये मैंने जैसे आपसे कहा, इम्यून सिस्टम जो हमारी प्रतिरोधक प्रणाली है वो गड़बड़ा रही है। चाहे वो हमारे पोल्यूशन से हो, प्रदूषण से हो, चाहे वो हमारे प्रदूषित खान पान से हो, और चाहे हमारी निष्क्रिय जीवन शैली से हो। तो जब कभी इसमें कहीं गतिरोध आता है या जिसमें कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो बोन कैंसर हो सकते हैं। लेकिन बोन कैंसर शुरुआती स्टेज में पूरी तरह क्योरेबल है। जब बहुत लेट स्टेज में आते हैं तब फिर हमारे लिए दिक्कत आती है, परेशानी आती बोन कैंसर के भी कुछ सिम्टम से पता कैसे चलता है कि बोन कैंसर है या हो रहा है बॉडी में? हड्डी में शुरुआत में तो दर्द होगा। जैसे ही हड्डियों में दर्द होना शुरू हो, आप एक एक्सरे करा के एक प्राइमरी नॉलेज ले लीजिए। इसके साथ साथ अगर हड्डी में दर्द के साथ साथ सूजन आने लगे, हड्डियां चौड़ी होने लगे, समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। या तो इन्फेक्शंस हो रहे हैं या कहीं ट्यूमर्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो हड्डी जिन जिन जोड़ों को बनाती है उन जोड़ों में दर्द, उन जोड़ों में रुकावट, और कभी कभी रात में सोते सोते अचानक से दर्द उठ जाना। वैसे तो ये इन्फेक्शंस में कॉमन है, लेकिन ट्यूमर्स में भी होता है। चौथी चीज ये है, जहां हड्डी सूजी है उसके आसपास गिल्टियां अगर उभरने लगे, जैसे कि मान लीजिए पैर में किसी हड्डी में कैंसर है, कांख में जो हमारी गिल्टियां अगर आने लगे, हाथ में कहीं हड्डियों में कैंसर है, तो बगल में अगर लिम्फ नोड्स उभरने लगे, या आपके खांसने में खून आने लगे, छाती में दर्द होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका कैंसर बढ़ रहा है। या साथ में कमर दर्द जुड़ जाए या हड्डी टूटने लगे, तो एक लक्षण हो सकता है कि आपकी हड्डी का कैंसर धीरे धीरे शरीर को अफेक्ट कर रहा है और फैल रहा है। वो स्टेज थोड़ी सी दुखद होती है, क्योंकि सारे इलाज के बावजूद वो कभी कभी पर्याप्त उपचार दे नहीं पाती, इसलिए जल्दी पकड़ना। दर्द अगर कहीं है तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ये भी होता है जैसे आजकल बोन्स जब टूटते हैं तो जो आयरन प्लेट्स लगते हैं, टाइटेनियम का जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके वजह से अगर स्वेलिंग हो रही है या वो दर्द अगर ऑपरेशन के बाद भी कांस्टेंट है, तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, दो तरह के इम्प्लांट हम लोग हड्डी में यूज करते हैं। एक होता है स्टेनलेस स्टील का, दूसरा होता है जिसका आपने नाम दिया टाइटेनियम। स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट जब हम लोग डालते हैं तो एमआरआई अगर कभी पेशेंट का कराना पड़े तो नहीं हो पाता, क्योंकि लोहा है, मैग्नेट खींच लेता है। टाइटेनियम इस मामले में बेहतर है कि उसके साथ आप एमआरआई करा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी क्षमता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर टाइटेनियम प्लेट। एक बार जब इम्प्लांट पड़ गया तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर दर्द, सूजन आने लगे तो समझ लीजिए कि उस इम्प्लांट में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो इम्प्लांट का इन्फेक्शन हो रहा है या हड्डी जुड़ नहीं रही है, जिसके लिए इसको डाला गया है। तो दो चीजें आपको गौर करनी है, बेवजह का दर्द, सूजन या बुखार भी आ जाता है कभी कभी। ये दिखाता है कि आपकी जो सर्जरी की गई है उसमें जो कुछ भी हुआ है वो इम्प्लांट आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, या तो इन्फेक्शन दे रहा है या हड्डी को जुड़ने से रोक रहा है। उस केस में क्या इम्प्लांट निकलवा देना चाहिए? उस स्थिति में आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर सब चीजें इवेल्युएट करेगा, समझेगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्लांट सूट नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन दे रहा है या और कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, तो इम्प्लांट निकाल करके किसी और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे उसको डालना उचित रहता है। ओके, तो आज आपकी बातचीत से ये समझ आया कि बोन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अपना खान पान, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस से हमें दूर रहना चाहिए, और साथ ही अगर बॉडी किसी भी चीज़ का सिग्नल दे रही है तो हमें तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इग्नोर मत करिए कोई भी चीज़ जो लगभग 6 हफ्ते से ऊपर चल रही है। नॉर्मली जो भी सिचुएशंस होती हैं, अगर परेशान करने वाली नहीं है तो 3 हफ्ते में सेटल कर जाती हैं।
थोड़ा और एक्सटेंड कर लें 6 वीक्स। लेकिन कोई भी परेशानी अगर 6 हफ्ते के बियॉन्ड जा रही है, इट नीड्स कंसल्टेशन बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रॉपर लाइन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ ना निकले सौभाग्य है, अगर कुछ है तो अर्ली स्टेज में हम पकड़कर उसको बेहतर रूप से ट्रीट कर सकते हैं और मरीज को काफी कुछ स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संजय फॉर शेयरिंग सच वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन विद अस, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स इन इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में यूज़ करें और एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड करें। एंड आई विल थैंक यू स्मृति जी फॉर आस्किंग सच रेलिवेंट क्वेश्चंस। और मैं भी यही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य है तो जहान है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीवन्स लाइफ इज नाइदर वेल्थ नॉर एनीथिंग बट health, especially after 50. Be very, very careful, be very, very vigilant, and if you are having any problem which is constantly there and lingering in the body, please go to a doctor, take the treatment and get proper health recovery. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.